नमस्कार। गैस्ट्राइटिस। आज हम गैस्ट्राइटिस को पूरे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे कि ये गैस्ट्राइटिस क्या होती है और कितने रूपों में अपने आप को रिप्रेजेंट करती है, क्या क्या परेशानियां होती हैं इस गैस्ट्राइटिस की वजह से। तो बेसिकली जब गैस्ट्राइटिस का नाम आता है तब सबसे पहला जो होता है वो तो होता है कि जो लोकेशन है इन्फ्लेमेशन की आमाशय में, उस लोकेशन के बेस पर गैस्ट्राइटिस के टाइप्स। तो जब टाइप्स की बात करी जाती है तो लोकेशन के बेस पर जब गैस्ट्राइटिस के टाइप की बात होती है तब आता है कि फंडल गैस्ट्राइटिस है। अगर आपने एंडोस्कोपी कराई है तो एंडोस्कोपी में कुछ चीजें लिख करके आती हैं, जैसे गैस्ट्राइटिस तो है लेकिन ये गैस्ट्राइटिस कहां है, आमाशय के किस हिस्से में है, उसके हिसाब से इसका क्लासिफिकेशन। दूसरा, ये गैस्ट्राइटिस इरोजिव है या नॉन इरोजिव है, इसके बेस पर गैस्ट्राइटिस का क्लासिफिकेशन। तीसरा होता है कि ये गैस्ट्राइटिस जो है ये एट्रोफिक है या नॉन एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस है। तो ये क्या होता है, गैस्ट्राइटिस के पार्ट्स जो लोकेशन के बेस पर हैं वो कैसे डिसाइड किए जाते हैं, या फिर इरोजिव और नॉन इरोजिव गैस्ट्राइटिस क्या होती है, और एट्रोफिक या नॉन एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस क्या होती है। ये तो हो गई कि जो गैस्ट्रिक डिसऑर्डर्स की बात करी जाती है कि जब गैस्ट्राइटिस को हम सही तरीके से लोकेट करना चाहें तो ये एक तो होती है गैस्ट्रिक डिसऑर्डर्स, मतलब जो आमाशय से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं उन बीमारियों की बात। तो उनमें जब गैस्ट्रिक रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं तो गैस्ट्राइटिस को बेस्ड ऑन लोकेशन डिवाइड किया जाता है, बेस्ड ऑन इरोजन्स डिवाइड किया जाता है और बेस्ड ऑन एट्रोफी डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो लोकेशन के बेस पर जो ये गैस्ट्राइटिस होती है, अगर आपने एंडोस्कोपी कराई है तो आप एंडोस्कोपी में प्रॉपरली देखो, जैसे फंडल गैस्ट्राइटिस लिखा रहता है या कॉर्पोरल गैस्ट्राइटिस लिखा रहता है या फिर एंट्रल गैस्ट्राइटिस। ये सबसे ज्यादा कॉमन टाइप है गैस्ट्राइटिस का। एंट्रम ऑफ स्टमक में इन्फ्लेमेशन जब होता है तब इसको एंट्रल गैस्ट्राइटिस बोला जाता है। या फिर पेन गैस्ट्राइटिस। पेन गैस्ट्राइटिस का क्या मतलब होता है, पेन गैस्ट्राइटिस का मतलब है पूरे के पूरे स्टमक में एकदम से इन्फ्लेमेशन हुआ है, उसको पेन गैस्ट्राइटिस बोलते हैं। तो ये बेस्ड ऑन लोकेशन कि कहां पर स्टमक के किस हिस्से में गैस्ट्रिक चेंजेस जो आए हैं, इन्फ्लेमेटरी चेंजेस आए हैं स्टमक में, उसमें डिवाइड होता है कि किस हिस्से में आए, उसके हिसाब से इस गैस्ट्राइटिस को डिनोट किया जाता है। अब है बेस्ड ऑन इरोजन्स। तो बेस्ड ऑन इरोजन्स कि भाई गैस्ट्राइटिस तो है, इन्फ्लेमेटरी चेंजेस तो आए हैं, लेकिन उन इन्फ्लेमेटरी चेंजेस में क्या इरोजिव साइंस भी हैं, उसमें कहीं कुछ छिलाव जैसा है या नहीं है। तो अगर इरोजन है तो बोला जाता है इरोजिव गैस्ट्राइटिस, और अगर इरोजन्स नहीं है तो बोला जाता है नॉन इरोजिव गैस्ट्राइटिस। मतलब जहां इरोजन नहीं होंगे, जहां छिलाव नहीं होगा, लेकिन गैस्ट्राइटिस है तो उसको बोला जाएगा नॉन इरोजिव गैस्ट्राइटिस। और अगर इन्फ्लेमेटरी साइन के साथ साथ थोड़े इरोजन भी पाए जा रहे हैं तब इसको बोला जाता है इरोजिव गैस्ट्राइटिस। अब होती है एट्रोफिक और नॉन एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस। तो एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस का मतलब है जहां पर आमाशय की अंदर की दीवार की कोशिकाएं एट्रोफीड होना चालू हो जाएं, उसको बोला जाता है एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस। और जहां एट्रोफिक चेंजेस नहीं आए हैं लेकिन गैस्ट्राइटिस के इन्फ्लेमेटरी साइंस पाए जा रहे हैं, वहां बोला जाता है नॉन एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस। अब ये जो है कि गैस्ट्राइटिस सामान्य तौर पर पहले पहले जो गैस्ट्रिक डिसऑर्डर्स जो हैं ये दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है एक्यूट गैस्ट्राइटिस। एक्यूट गैस्ट्राइटिस मतलब अभी हुई थी और अभी इसको खत्म कर लिया गया। अब दूसरा होता है जिसको बोलते हैं क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। क्रोनिक गैस्ट्राइटिस मतलब रिपीटेडली ये 2-3-4 बार हुई, ट्रीटमेंट ही नहीं हो पा रहा है, तो फिर ये एक्यूट से फिर क्रोनिक में बदल जाती है। और अगर ये क्रोनिक में बदल जाती है तब भी ये फंडल रीजन पर, कॉर्पोरल रीजन पर, एंट्रल रीजन पर या फिर पूरे के पूरे स्टमक में हो सकती है, इरोजन्स के साथ हो सकती है या फिर एट्रोफिक चेंजेस के साथ भी पाई जा सकती है। सामान्य तौर पर जब ये गैस्ट्राइटिस क्रोनिक होती है तब ये इरोजिव गैस्ट्राइटिस या फिर एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस होने के चांसेस
थोड़े और बढ़ जाते हैं। तो सामान्य तौर पर जिन लोगों को गैस्ट्राइटिस हुआ और जिन्होंने ट्रीटमेंट कर लिया, जो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि गैस्ट्राइटिस हुआ था, हमने ट्रीटमेंट लिया था, आराम हो गया था, लेकिन फिर से सिम्टम्स आ गए, फिर ट्रीटमेंट लिया, फिर आराम हो गया, लेकिन थोड़े समय के बाद फिर से सिम्टम्स आ गए। तो डेफिनेटली ये रिपीटेडली जो गैस्ट्राइटिस बार बार करके हो रही है, तो इसको क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस के केस में रखा जा सकता है। तो ये तो हो गई गैस्ट्राइटिस। अब हम बात करेंगे कि ये जो गैस्ट्रिक डिसऑर्डर्स थे, अब है एक्स्ट्रा गैस्ट्रिक डिसऑर्डर्स। एक्स्ट्रा गैस्ट्रिक डिसऑर्डर्स ये क्या होता है? एक्स्ट्रा गैस्ट्रिक डिसऑर्डर का मतलब है कि है तो गैस्ट्राइटिस की वजह से ही, लेकिन ये स्टमक से अपार्ट है, आमाशय से दूर ये कोई ना कोई सिम्टम्स, कोई ना कोई ऐसी पैथोलॉजी क्रिएट कर रहे हैं। तो ये एक्स्ट्रा गैस्ट्रिक डिसऑर्डर्स जो हैं, ये सामान्य तौर पर दो रूपों में पाए जाते हैं। अब ये दो रूप कौन से हैं? सबसे पहले तो है सोमैटिक। सोमैटिक मतलब ये शरीर में नुकसान दिखाएगा। दूसरे हैं साइकोसोमैटिक। तो सामान्य तौर पर जब ये कहा जाता है कि गैस्ट्राइटिस है लेकिन बहुत ज्यादा मूड खराब रहता है, ऐसा लगता है जैसे चिड़चिड़ापन बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन एंडोस्कोपी कराते हो आता है एंट्रल गैस्ट्राइटिस है। तो सामान्य तौर पर लोग ये भी कहते हैं कि नहीं ये मन का रोग नहीं है। तो मन का नहीं है, लेकिन ये गैस्ट्राइटिस जो है ये एक्स्ट्रा गैस्ट्रिक डिसऑर्डर्स जब पैदा करती है, तब सोमैटिक डिसऑर्डर्स में ये अनीमिया करा सकती है, जिसमें आयरन डेफिशिएंसी या B12 डेफिशिएंसी अनीमिया हो जाता है, या फिर ये पूरे शरीर में कमजोरी करा सकती है। यही गैस्ट्राइटिस आपके बालों के झड़ने की बुरी स्थिति कर सकती है, भयंकर बाल झड़ना चालू हो सकते हैं, आंखें कमजोर हो सकती हैं, पूरे शरीर में खराबियां आ सकती हैं, पूरे शरीर की त्वचा खराब हो सकती है। तो इस गैस्ट्राइटिस को तब बोला जाएगा एक्स्ट्रा गैस्ट्रिक डिसऑर्डर्स, जो गैस्ट्राइटिस के ही सिम्टम्स हैं, लेकिन जो आमाशय से अलग अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके अलावा यही गैस्ट्राइटिस जो है, जब ये आईबीडी में कन्वर्ट हो जाती है, तब फिर ये कोलाइटिस भी करा सकती है, जिसको क्रॉन्स कोलाइटिस बोला जाता है, या फिर यही गैस्ट्राइटिस आपके इंटरनल हेमोरॉइड्स कराती है। आप देखते होंगे गैस्ट्राइटिस है, गैस्ट्राइटिस तो स्टमक में भी साइन आ रहे हैं, स्टमक में साइन आ रहा है, एंट्रल गैस्ट्राइटिस है, लेकिन कोलोनोस्कोपी कराई, इंटरनल हेमोरॉइड भी आ रहे हैं। तो अगर आपके ये गैस्ट्रिक डिसऑर्डर्स हैं, उसके साथ एक्स्ट्रा गैस्ट्रिक डिसऑर्डर्स भी आ रहे हैं, तो डेफिनेटली ये मान लीजिए कि गैस्ट्राइटिस के साथ में फिर आपको आईबीडी में क्रॉन्स डिजीज भी हो गई है। अब इसमें अपन देखते हैं कि ये जो सोमैटिक डिसऑर्डर्स हैं, सोमैटिक में कई सारे टाइप के होते हैं, जैसे GERD हो सकता है, ये सामान्य तौर पर सोमैटिक डिसऑर्डर ही है। इसके अलावा लेक्स एलियस हो सकता है, ये भी एक्स्ट्रा गैस्ट्रिक है। इसके अलावा अनीमिया हो सकता है, या फिर न्यूरोलॉजिकल कई टाइप के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। ये सारे के सारे एक्स्ट्रा गैस्ट्रिक सोमैटिक डिसऑर्डर्स हैं। अब एक्स्ट्रा गैस्ट्रिक साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स, तो साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स में यही गैस्ट्राइटिस आपको डिप्रेशन करा सकती है, यही गैस्ट्राइटिस आपको एंजाइटी में ले जा सकती है, यही गैस्ट्राइटिस आपके स्ट्रेस लेवल को बढ़ा सकती है, यही गैस्ट्राइटिस मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस करा सकती है, और यही गैस्ट्राइटिस कभी कभी सुसाइडल थॉट्स भी लेके आ सकती है। क्योंकि यहां जब ये गैस्ट्राइटिस ट्रीट नहीं होती है, तब बहुत लंबे समय तक जब आदमी परेशान रहता है, तो उसके नेगेटिव थॉट्स बढ़ना चालू हो जाते हैं। और कभी कभी ऐसे बहुत सारे लोगों को लगता है ना कि हमको तो ऐसा लग रहा है पेट सही ही नहीं होगा कभी, अब हम सही हो ही नहीं सकते, वजन लगातार गिरे जा रहा है। तो ये जो स्थिति है, डेफिनेटली ये आपकी एक्स्ट्रा गैस्ट्रिक डिसऑर्डर्स में, साइकोसोमैटिक एक्स्ट्रा गैस्ट्रिक डिसऑर्डर्स के लिस्ट में आने वाली बीमारी है। इसको अलग ना समझा जाए, ऐसा नहीं है कि अलग है ये यही। अब इसको ठीक करना क्यों जरूरी है, और इसके ठीक करने के लिए क्या करना जरूरी है? तो ये जो आपको बताया, ये ट्रीटमेंट नहीं है, आपको ये सिर्फ इसलिए बताया ताकि आप कहीं ये कंफ्यूजन में ना आ जाएं कि ये अलग अलग बीमारियां हैं। अलग अलग नहीं है, वही है बीमारी। तो अब ट्रीटमेंट कैसे करोगे? ट्रीटमेंट के लिए, इस गैस्ट्राइटिस के ट्रीटमेंट के लिए सबसे अहम भूमिका जो होती है वो आहार चिकित्सा की होती है। और आहार चिकित्सा, इसमें विशेष तौर पर ध्यान रखना पड़ता है कि आपके अनुरूप, आपके शरीर के अनुरूप क्या आहार आप ले सकते हैं, आपके लिए अनुकूल आहार क्या है, वो आहार
उतनी मात्रा में जितनी मात्रा में आपके लिए जरूरी है। इसलिए गैस्ट्राइटिस के पेशेंट का एक ही फॉलोअप प्लान सबको दे दिया जाए नहीं है, डिपेंड करेगा, बॉडी टू बॉडी डिफरेंट हो सकता है प्लान। आपके बॉडी में कितनी ताकत है, आपका पाचन तंत्र कितनी कमजोरी पर पहुंचा है, अभी स्टेजेस क्या है गैस्ट्राइटिस की, उसके हिसाब से डाइट थेरेपी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे डेफिनेटली हो सकती है। तो इसके लिए आहार इंपॉर्टेंट है, ये सबसे पहले आपको नोट कर लेना चाहिए। आहार इंपॉर्टेंट है तो आहार में 4 चीजों का फॉलोअप करना है। आपको क्या खाना है इसका चुनाव करना पड़ेगा। दूसरा, आपको जो आप खा रहे हैं उसको कितनी मात्रा में खाना है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे आपको पता है आप खा तो बहुत अच्छा रहे हो, आप मल्टीग्रेन की रोटी खा रहे हो, या फिर आप तो ज्वार की रोटी खा रहे हो, या आप गेहूं बिल्कुल भी नहीं खा रहे हो, आप बहुत मात्रा में लौकी की सब्जी, बिल्कुल अच्छी लौकी लेके आ रहे हो, वो खा रहे हो। लेकिन अगर आपको मात्रा का ज्ञान नहीं है कि आपके लिए कितना अनुकूल है, आपके पाचन तंत्र को कितने की आवश्यकता है जिससे वो ओवरलोडेड फील ना करे, तो भी गड़बड़ी होगी। आपको ये जानकारी भी चाहिए। तो क्या और कितना, फिर कब, ठीक है, ये तो क्या कितना कब, जब आपको भूख लगे तब खाइए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इस समस्या में भूख लगी नहीं रही है, तो व्हाट टू ईट। दूसरे नंबर पर यह ध्यान रखना है कि आपको कितना खाना है, मात्रा कितनी, हाउ मच टू ईट। उसके बाद फिर आता है हाउ टू ईट। हाउ टू ईट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और सबसे ज्यादा जो है कैसे खाना है इस पर फोकस करके खाना पड़ेगा। अगर आप इसका ध्यान रख लेते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा फायदा मिलना चालू हो जाएगा। आपको कितना खाना चाहिए, ये अगर कहीं गड़बड़ी हो जाती है तो भी गड़बड़ है। आपको क्या खाना चाहिए, अगर वो गड़बड़ हो जाता है तो भी गड़बड़ी है। आपको कैसे खाना चाहिए, ये गड़बड़ हो जाता है तो भी गड़बड़ी हो जाएगी। इसलिए इन सब चीजों पर विशेष ध्यान रखा जाए। और केवल खाना नहीं, खाना अहम है, लेकिन अकेला खाना सही कर देगा ये ठीक नहीं है। इसलिए आपको खाने के साथ नियमित व्यायाम की आवश्यकता है। अब लोग कहते हैं कि दम तो है नहीं शरीर में, व्यायाम कैसे करेंगे। तो जितनी दम है उतने से शुरू करिए, और धीरे धीरे करके दम बढ़ती जाएगी तो टाइम बढ़ाते जाइए। डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा आराम मिलना चालू हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखा जाए, और साथ में कुछ थोड़ा सपोर्ट मिल जाए शरीर को। सपोर्ट कैसे मिलेगा कि आप थोड़ा एलिमिनेशन, बाहर से प्रोसेस, थोड़ा हेल्प ले लीजिए। तो एलिमिनेशन की हेल्प लेने के लिए आप नेचुरोपैथी के ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं। नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट्स में एलिमिनेशन में बेस्ट हेल्प मिलती है आपको पेट का गर्म ठंडा सेक, मिट्टी की पट्टी, एनिमा करने से। अगर पेट का गर्म ठंडा सेक, मिट्टी पट्टी, एनिमा आप करना चाहें तो हॉट एंड कोल्ड कंप्रेस बाय डॉक्टर रमाकांत शर्मा पूरा वीडियो है, कैसे किया जाएगा समझ लीजिए। मिट्टी की पट्टी बाय डॉक्टर रमाकांत शर्मा पूरा कंप्लीट वीडियो है, अलग से बनाया हुआ है मैंने, वो समझ लीजिए कैसे बनाते हैं, कैसे शरीर में लगाते हैं, क्या तैयारियां होती हैं। एनिमा बाय डॉक्टर रमाकांत शर्मा पूरा वीडियो है, आप उसको समझ लीजिए। इतना करने के बाद फिर आप इस चीज का ध्यान रखिए कि आप दोबारा, जब आपने क्लीनिंग को थोड़ा सा सपोर्ट से क्लीनिंग करवा ली है शरीर में, अब दोबारा गंदगी पैदा ना हो, इसलिए व्हाट टू अवॉइड भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। व्हाट टू ईट तो आप ध्यान रख ही रहे हैं कि क्या खाना है, उसको कैसे खाना है, उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, ये सब आपने देख लिया। लेकिन व्हाट नॉट टू ईट, क्या आपको नहीं खाना है, व्हाट टू अवॉइड, क्या आपको छोड़ देना है बिल्कुल, इसका भी ध्यान रखना आवश्यक है। अगर इसका ध्यान रख लेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा आराम मिलना चालू हो जाएगा। ये थोड़ा पर्सनल हो सकता है, ये थोड़ा पर्सन टू पर्सन हो सकता है। इसलिए अगर आपके एंडोस्कोपी में इनमें से कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या फिर ये प्रॉब्लम्स भी आपको आई हुई हैं जिसको GERD, LEX, या फिर आपका हीमोग्लोबिन कम आ रहा है, आयरन कंटेंट कम आ रहा है, या फिर आपका B12, या फिर आपका जो विटामिन D3 है ये कम आ रहा है, ऐसे केस में भी आप जो प्लान डाइट का है, एक्सरसाइजेस का है, उसको फॉलो करके अपनी इन सारी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। अगर आपको और कोई स्पेसिफिक जानकारी चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके आप पूछ सकते हैं। आपके उस विषय पर भी वीडियो बनाने का प्रयास किया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके किसी टॉपिक पर आपको वीडियो बनवाना है, प्लीज आप उस टॉपिक का नाम लिख करके भेजिए। डेफिनेटली उस विषय पर भी डिटेल वीडियो बना करके अपलोड कर दिया जाएगा। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।